शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर का, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता जीत के लिए अलग अलग दांव लगा रहे हैं, अपना रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और एमपी के गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उसके बाद सिंधिया ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जहां अब तक हुए चुनाव में बीजेपी इस सीट पर तभी जीती जब विजया राजे सिंधिया खुद पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरी। गुना से अब तक 9 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 1 बार जनसंघ, 1 बार स्वतंत्र पार्टी चुनाव भले ही जीती हो, पर दिलचस्प यह है कि अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 4 चुनाव में छोड़ दिया जाए तो 13 बार जीत का परचम लहराने वाला कोई सिंधिया ही था। तो दरअसल गुना के मन में क्या है, इसे लेकर जो है कयास तेज है। लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना से बीजेपी के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और देखिए किस तरीके से ये काफिला, ये हुजूम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उमड़ा हुआ है और ये दिखाने की कोशिश है कि शक्ति प्रदर्शन किस तरीके से वो दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। और साथ ही इस नामांकन के दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की, हनुमान मंदिर में पहुंचकर और आशीर्वाद लिया है, यानी जनता का आशीर्वाद और साथ ही साथ भगवान का भी आशीर्वाद लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश रोड शो के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और गाड़ियों का काफिला जब रोड से होते हुए गुजरा तो ये देखने वाला पल था कि किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई रोड शो में, बतलाने की कि आवाम जो है वो उनके साथ है और किसी भी तरीके से उत्साह में कोई कमी नहीं है। चाहे जनता के आशीर्वाद की बात हो या फिर भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद की बात हो, दोनों ही तरीके से, दोनों ही मोर्चों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आशीर्वाद लेते हुए दिखे। और आस्था जनता के प्रति भी है, आस्था भगवान के प्रति भी है। मोहम्मद अवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अवैस, रोड शो में ये जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है और नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान ये जो शक्ति प्रदर्शन है, क्या बतला रहा है? लहर किस तरफ? मोहम्मद अवैस, आवाज पहुंच रही है? वैसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन दरअसल जो तस्वीर है वो ये बतलाती हुई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर सांसद बनने की कोशिश में, जन आशीर्वाद की बात हो या फिर बात हो ईश्वर के आशीर्वाद लेने की, इन दोनों ही मोर्चों पर वो पूरे तरीके से कामयाबी की चादर ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और इसके बाद बीजेपी ने दोबारा उन्हें मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जब अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो रोड शो भी किया नामांकन से पहले और दिखाने बताने की कोशिश कि जनता उनके साथ है और साथ है भगवान का आशीर्वाद भी। तो जब जनता का आशीर्वाद साथ हो और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद साथ हो तो उन्हें इस जीत से कौन ही रोक सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो में जनसैलाब दिखा है। मोहम्मद अवैस एक बार फिर से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवैस, जिस तरीके का जनसैलाब देखा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले में, वो आखिर क्या बताने की कोशिश है? क्योंकि एक तरफ तो जनसैलाब उमड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए भी दिखे। ओवैस, नामांकन के बाद जो है इन्हीं ने पूजा अर्चना की है और जो देखा जाए तो खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो काफी चर्चित चेहरा है, काफी बड़ा चेहरा है और उसको लेकर तमाम जो चुनाव के टाइम पे जो जनसैलाब है वो उमड़ा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो चेहरा है ये काफी अच्छे वोटों से इनकी जीत भी अक्सर हासिल देखने को मिली है। और ये जनसैलाब जो है इन्हीं को देखकर ही यहाँ पर उमड़ा है। जी देखिए ओवैस, ज्योतिरादित्य सिंधिया वही नेता हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बीते चुनाव के दौरान
बीजेपी का दामन थामा। अब जब वो बीजेपी के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए कि फाइट किस किस के बीच में है? ओवैस, देखिए, फाइट कांग्रेस को, इनकी सीधी फाइट कांग्रेस से है और बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये जो पहले ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस में काफी समय से इन्होंने कांग्रेस में जो है काम किया है और कांग्रेस से ही इनको लोग जानते थे, लेकिन काफी कुछ समय के बाद ये बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी से ये चुनाव लड़ रहे हैं, काफी प्रैक्टिस दे रहा है ग्वालियर के अंदर इनका जो है। ठीक है ओवैस, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद ओवैस, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और उसके साथ ही जनता का आशीर्वाद तो है ही उनके साथ, और इसके साथ ही उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लेने की भी कोशिश की है और इसी के तहत वो हनुमान मंदिर पहुंचे हुए थे। बढ़ते आगे, मैनपुरी में प्रत्याशियों का नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच सपा प्रत्याशी और सिटिंग सांसद डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इनके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव मौजूद रहे। वहीं नामांकन से पहले डिंपल अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पहुंची थी और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया था। डिंपल यादव के नामांकन में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। चूंकि भाजपा का मिशन 80 है और 80 के लक्ष्य को लेकर भाजपा चल रही है, यही वजह है कि भाजपा ने मैनपुरी से जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और बसपा की जारी हुई 11 प्रत्याशियों की सूची में मैनपुरी से प्रत्याशी बदलकर यादव कार्ड यहां से खेला गया है। तो मैनपुरी का रण जो है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। डिंपल बनाम जयवीर का यह मुकाबला और बीजेपी से मुकाबले से पहले आज नामांकन दाखिल किया है और इससे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया है मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर। मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। मैनपुरी का चुनाव इस आ रहा है। तो देखिए, मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो 2014 में रघुराज सिंह शाक्य 23.10% वोटों के साथ मैदान में उतरे थे। उसके बाद रघुराज सिंह शाक्य जो हैं उनके मुकाबले मुलायम सिंह यादव को वोट मिले थे 2014 में 59.60। इसके बाद देखिए किस तरीके से आमने सामने की हम भिड़ंत आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट से 2014 के मुकाबले में मुलायम सिंह यादव ने बड़ी जीत दर्ज की थी। और अब बात करते हैं 2019 की, जिसमें मुलायम सिंह यादव दोबारा से कैंडिडेट बने थे और 54.20% वोट उन्हें मिले थे और इसके मुकाबले प्रेम सिंह शाक्य को वोट मिले थे 44.40। और मुलायम सिंह यादव के वोट संख्या की बात करें तो उन्हें वोट मिले थे कुल 5,24,926। वहीं प्रेम सिंह को वोट मिले थे 4,28,559। तो मुलायम सिंह यादव के बाद जातिगत समीकरण की बात, जिसमें यादवों की बात की जाए 3.5 लाख के आसपास यहाँ पर यादव हैं, ब्राह्मण 1.20 यानी कि 1.25 लाख के आसपास हैं, शाक्य वोटर यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 1.60 लाख हैं, ठाकुर हैं 1.5 लाख के आसपास, जाटव 1.4 लाख यानी करीब करीब 1.5 लाख के आसपास जाटव हैं। वहीं मुस्लिम वोटर जो हैं वो 1 लाख के आसपास यहाँ बताए जाते हैं। राजेश यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, डिंपल यादव ने मैनपुरी के रण में न सिर्फ आज वो उतरी हैं बल्कि उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंची, आशीर्वाद लिया, इसके बाद वो जाती है नामांकन दाखिल करने यहाँ की, यानी कि सिंपैथी कार्ड भी खेलने की कोशिश। राजेश, बिल्कुल राम, अगर बात करें डिंपल यादव की तो बिल्कुल बात की है कि डिंपल यादव जिस तरह से आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पे जाती है और वहाँ पे पुष्प अर्पित करती है समाधि
समाजी स्तर पर उसके बाद जाकर वो कलेक्ट्रेट में नामांकन करती है। तो जाहिर सी बात है कि डिम्पल यादव लगातार सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, क्योंकि वो मैनपुरी, आपको बता दें मैनपुरी ऐसी सीट रही है जो समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट रही है और समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी माना जाता है। तो उसको देखते हुए लगातार जो है डिम्पल यादव इसको साधने की कोशिश कर रही है कि मुलायम सिंह की जो सिंपैथी थी वहां पे मैनपुरी के लोगों के दिलों में, वो चीज लोगों के दिलों की जो सिंपैथी थी वो डायरेक्ट जो है डिम्पल यादव वहां मैनपुरी से लेना चाहती है। इसलिए मैनपुरी से डिम्पल यादव ने आज मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर जाकर वहां पुष्प अर्पित किया है। उसके बाद आपको बता दें कि आज जबकि आज नवरात्र की अष्टमी है, अष्टमी की पूजा अर्चना भी डिम्पल यादव ने किया है। पूजा अर्चना करने के बाद जो है आज उन्होंने कलेक्ट्रेट में आज वहां पे नामांकन दाखिल किया है। बिल्कुल, नवरात्रि मनाई जा रही है, अष्टमी का आज जो रोज है और ऐसे में ये बहुत ही अच्छा दिन उन्होंने चूज किया है। लेकिन यहाँ राजेश समझने वाली बात यह है कि 2019 में जब वो मैनपुरी के रण में उतरी थी, उससे पहले उन्हें कन्नौज में हार मिली थी और कन्नौज से हारने के बाद वो मैनपुरी पहुंची थी और नेताजी की सीट जब खाली हुई थी तो उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन जिस तरीके से 80 सीटों पर जीत का दावा बीजेपी का है, क्या माना जाए कि मैनपुरी का रण जयवीर बनाम डिम्पल कैसा रहने वाला है? बिल्कुल राम, अगर बात करें मैनपुरी की तो बिल्कुल बात सही है कि मैनपुरी में जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री है और दूसरी चीज आपको बता दें कि डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव है, 2014 और 2019 के चुनाव से हटकर मुकाबला होगा इस बार 2024 का, क्योंकि 2024 के चुनाव में जनता जो है इस बार कुछ जनता का मूड अलग दिख रहा है, जनता का रुख जो है वो अलग दिख रहा है। मुझे लगता है कि इस बार जो है 2024 में वहां से समाजवादी पार्टी जो है, मुझे लगता है कि वहां पे बढ़त हासिल करेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पहली चीज तो समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट है। दूसरी चीज आपको बता दें कि 2014-2019 के मुकाबले इस बार 2024 में जो जनता का मूड है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। इस वजह से राजेश, पारंपरिक सीट तो जो है वो कन्नौज की सीट भी हुआ करती थी, लेकिन कन्नौज को भेदा बीजेपी ने और देखिए कन्नौज छोड़कर अब जो है मैनपुरी में चुनाव लड़ रही डिम्पल यादव। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है राजेश कि जिस तरीके से उत्साह देखा गया अखिलेश यादव के अंदर, वो क्या बतलाता हुआ? बिल्कुल राम, अगर बात करें अखिलेश यादव ही नहीं, अखिलेश यादव के पूरे परिवार में उत्साह देखा गया है और जाहिर सी बात है पूरे परिवार में ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी और काफी बड़ा हुजूम वहां मौजूद था और आज डिम्पल यादव के नामांकन में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मैनपुरी का चुनाव जो है बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है और मुझे लगता है कि जिस तरह से डिम्पल यादव वहां पर इस बार अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है राजेश, पार्टी जिस तरफ से, ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश यादव, जो हमें बतला रहे थे कि मैनपुरी से डिम्पल बनाम जयवीर सिंह की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है और नामांकन के दौरान पूरा परिवार जो है समाजवादी परिवार वो इकट्ठा था और बतलाने की कोशिश करता हुआ कि उत्साह में कोई कमी नहीं है और डिम्पल यादव को चुनाव में लड़ाने के बाद जिताने के लिए भी वो भरसक प्रयास करेंगे बतौर परिवार। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की सियासत का पारा आज चढ़ता हुआ नजर आया, जहां एक और दिग्गजों की रैली में ताकत दिखाई दी तो वहीं राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय ने अपना पर्चा दाखिल किया है, पर्चा भरा है। इससे पहले उन्होंने जालपा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि राजगढ़ लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होने हैं। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने पिछले 2 चुनावों से लगातार जीत रहे रोडमल नागर को ही तीसरी बार मौका दिया है। दिग्विजय सिंह इस सीट से 1984 और 1991 में लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो दिग्विजय सिंह ने ये पर्चा भरा है कांग्रेस के टिकट पर और दूसरी ओर भाजपा की कोशिश हैट्रिक लगाने की कामयाबी किसे मिलेगी? क्या दिग्विजय सेंधमारी करेंगे या फिर एक बार फिर से बीजेपी का कैंडिडेट लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार में सांसद बनकर सत्ता में आएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे?
बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारा है। पहले इस सीट से खुद धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अपहरण और रंगदारी के केस में जेल जाने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग गया। इसके बाद ही कयास लग रहे थे कि वो अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को चुनाव लड़वा सकते हैं। श्रीकला को टिकट मिलने के बाद अब जौनपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जहां भाजपा के टिकट पर कृपाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। तो जौनपुर की लड़ाई जो है अब वो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बनाम कृपाशंकर सिंह के बीच हो चली है, और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के टिकट के अलावा समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी यहां से चुनाव लड़ रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा जो कि मायावती की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हें समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया बल्कि उन्हें टिकट देकर जौनपुर के मैदान में उतारा भी है। तो अब यहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है, और बीजेपी ने पहले पत्ते खोले थे। पहली लिस्ट में कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया था, उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उसके बाद आखिर में श्रीकला रेड्डी यानी धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट देकर कोशिश की गई है इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाने की। लेकिन जनता किसके साथ है, जनता का भरोसा किस पर है, और किस कैंडिडेट ने जनता से किया अपना वादा बीते चुनावों के दौरान हासिल किया है, ये देखना भी अहम है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये भी है इस दौरान कि 2004 से 2019 के लोकसभा चुनाव तक की बात करें तो अभी तक कोई भी कैंडिडेट लगातार 2 बार यहां पर चुनाव नहीं जीत पाया है। अभिनव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, श्रीकला रेड्डी सजायाफ्ता मुजरिम धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में जौनपुर से, कैसा रहने वाला मुकाबला? जी बिल्कुल, देखिए जौनपुर में अब जो मुकाबला है वो तिकोड़ी हो चुका है। पहले यहाँ भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, और फिर समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को पूर्व मंत्री को टिकट दे दिया था। बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद अखिलेश यादव ने एक मैसेज दिया कि समाजवादी पार्टी लगातार सभी पिछड़ों के साथ है, और उसी क्रम में बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बना दिया गया। लेकिन वहीं अब बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी को यहाँ से टिकट दे दिया गया है। धनंजय सिंह बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं, और एक मामले में वो बीते दिनों जेल चले गए हैं। हालांकि लगातार उनकी याचिका पे सुनवाई हो रही है, और एक बार फिर से धनंजय सिंह पे जल्द ही फैसला आ सकता है। लेकिन इसी बीच मायावती ने एक बड़ा खेला कर दिया है। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी को टिकट दे दिया गया है बसपा द्वारा, और वहां पे जो मुकाबला है वो पूरी तरीके से तिकोड़ी हो चुका है। आपको बता दें, धनंजय सिंह लंबे समय से जौनपुर से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको जेल जाना पड़ गया, और लगातार धनंजय के लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने ऐसी जानबूझ के कार्रवाई की है जिससे कि धनंजय जो है चुनाव न लड़ सके। उसी क्रम में जो श्रीकला है अब वो चुनाव में मैदान में नजर आने जा रही है। धनंजय सिंह की पत्नी है। धनंजय सिंह की सहानुभूति की जो लहर है वो लगातार श्रीकला सिंह रेड्डी के साथ देखी जा रही है। और आपको बता दें कि धनंजय सिंह के तमाम जो लोग हैं वो अब खुश हो चुके हैं जब से बसपा ने वहां टिकट दिया गया। और यूपी की ये इकलौती ऐसी सीट है जौनपुर जहां जो बसपा है वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बसपा का अपर हैंड रहेगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के मुकाबले। अभिनव, यहाँ पर 2-3 बातें आपने कही। एक तो कहा कि सिंपैथी कार्ड, जिस तरीके से धनंजय जेल में और बाहर जो उनकी पत्नी चुनाव मैदान में, एक बात तो ये, दूसरी बात तो ये कि किस तरीके से श्रीकला रेड्डी चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं फिलहाल जौनपुर में, और अब वो सांसदी का चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन तीसरी जो अहम बात है वो ये कि बहुजन समाज पार्टी का सांसद जो है वो इस सीट पर अभी भी सिटिंग सांसद है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को कमतर आंकना, श्रीकला रेड्डी को कमतर आंकना क्या बेईमानी नहीं होगा क्या? बिल्कुल, देखिए श्रीकला रेड्डी किसी भी स्थिति में कमजोर प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि आप देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में श्याम सिंह यादव बसपा के प्रत्याशी थे और वो चुनाव जीत के आए थे। हालांकि तब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन जरूर था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा का जौनपुर में कोई खास जनाधार नहीं है, और ऐसा माना जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा गिव अप कर दिया है। और यहाँ पे चूंकि आपको पता होगा कि धनंजय सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा एक समय में अच्छे इनके बीच में दोस्ती हुआ करती थी। ये लोग एक साथ में मंत्री भी रहे हैं। बसपा के समय पे दोनों लोग बसपा सरकार में नेता थे, और अब जब धनंजय जेल चले गए हैं तो उनके दोस्त बाबू सिंह कुशवाहा सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल बसपा जो है वो यहाँ पे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरे नंबर पे लगातार इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से जो धनंजय के साथ जो हर वर्ग जो है वो धनंजय के साथ जौनपुर में देखा जा रहा है। यादव मुस्लिम यादव जो वोटर है वो हालांकि धनंजय के साथ नहीं
नहीं था। ठीक ऐसे है। में अगर सपा से चुनाव लड़ती श्रीकला तो धनंजय को मुश्किल होती, लेकिन बसपा से और अच्छा चुनाव श्रीकला सिंह रेड्डी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है जौनपुर में। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को मायावती ने एक बड़ा झटका दिया है जौनपुर ठीक है से अभिनव। बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट देके। ठीक है अभिनव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अभिनव जो हमें जानकारी दे रहे थे जौनपुर में इस त्रिकोणीय मुकाबले के बारे में। लेकिन मुकाबला जरूर त्रिकोणीय है, लेकिन एक तरीके से समझिए कि समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट तो दिया है, लेकिन एक तरीके से हमारे संवाददाता ये बतला रहे थे कि बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट देकर अखिलेश यादव ने गिव अप भी करीब करीब कर दिया गया। यानी कि अब यह मुकाबला अगर समझा जाए तो बीजेपी के कृपा शंकर सिंह और बहुजन समाज पार्टी की श्रीकला रेड्डी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।